आप लोगों को फुल स्क्रीन दिख रहा है क्या? ठीक है। जैसा कि हम लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी साइंस कर रहे हैं, तो इसमें पहला जो चैप्टर था वो भोजन के स्रोत था, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए अभी। दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। इसमें हम लोगों को बस ये देखना है कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भोजन होते हैं, इसीलिए जैसे भारत में सांस्कृतिक विविधता है, ऐसे ही भोजन की भी विविधता है। भोजन भी संस्कृति का एक पार्ट है। पंजाब में मक्के की रोटी चलती है, आंध्र प्रदेश में चावल के कई सारे आइटम चलते हैं, तमाम सारे व्यंजन होते हैं। तो हमें पोषक तत्व जो फोकस करना है वो ये है कि पोषक तत्व भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और इसके अतिरिक्त रुक्षांश जल। जैसे एनसीईआरटी जो हम फोकस कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी पूरा अगर मैं भी कोई पढ़े, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिससे पढ़ना बार बार जरूरी है। तो सीधे हम अगर पीडीएफ बना करके दिखाते हैं तो उससे अच्छा होता है कि जो एनसीईआरटी में किताब में जो शब्द है वो हमारे दिमाग में इमेज के रूप में फॉर्म हो जाएंगे, और बार बार देखने से वो और सॉलिड और कंसोलिडेट होते जाएंगे। तो अब हमें तीन जो पोषक तत्व है उनका टेस्ट करने का भी दिया हुआ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका हमें टेस्ट करने के लिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, इनके माध्यम से हम राजेश जी, सुषमा जी को म्यूट कर दीजिए। पोषक तत्वों का पोषक तत्वों का परीक्षण करने का भी है। जैसे आयोडीन का तनु विलयन प्रयोग करेंगे, कॉपर सल्फेट का 2% कॉपर सल्फेट 100 ml में डाला, 2% कॉपर सल्फेट, और 10 ग्राम 100 ml पानी में 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालते हैं, 10% सोल्यूशन है। तो इससे हम तीनों का टेस्ट कर लेंगे। इन्हीं तीनों सोल्यूशन का प्रयोग करके, जैसे मंड का परीक्षण जो कार्बोहाइड्रेट के लिए करते हैं, देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, हमें केवल दिखाना है। जैसे पकौड़ी वगैरह होता है तो इसमें हम टेस्ट करते हैं, तो जो तेल होता है वो कागज पे लग जाता है और आर पार हमें धब्बे के रूप में दिखाई देता है, उससे हम पता कर लेते हैं। ऐसे ही अगर प्रोटीन का टेस्ट करना है तो प्रोटीन के लिए हम कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट 2% कॉपर सल्फेट और 10%, यानी 2 बूंद कॉपर सल्फेट का डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा का 10% वाला सोल्यूशन ये डालेंगे। अगर बैंगनी रंग मिलता है तो प्रोटीन उसमें उपस्थित है, जैसे दाल है, सोयाबीन है, इसका टेस्ट हम घर पे कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि आयोडीन और कॉपर सल्फेट का यूज करेंगे। अब हमें वसा का तो बता दिया, कार्बोहाइड्रेट। अब जो अन्य पोषक तत्व हैं, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, इम्यून, प्रोटीन, वसा, हमें यहाँ चित्र में ये देखना है। चित्र को हम बार बार देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए होता है, तो कार्बोहाइड्रेट किस किस खाद्य पदार्थ में होता है? जैसे मक्का है, आम है, तरबूज है, पपीता है, गन्ना है, आलू है, शकरकंद है, गंजी जो खाते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा। इस चित्र को हम बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे ही प्रोटीन है, वसा है। वसा का जो स्रोत है, दो स्रोत होते हैं, पादप और जंतु। पादप में क्या है? जितना भी तेल निकलता है, चाहे मूंगफली का तेल हो, सूरजमुखी तेल है, सरसों का तेल, नारियल, सोयाबीन, तिल, जो भी तेल है सब वसा होता है। और वसा कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। और जंतु स्रोत क्या है? अंडे, मछली, मांस, घी, दूध, मक्खन, क्रीम। ये सब हम बार बार चित्र देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे प्रोटीन का स्रोत, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत में क्या है? देखिए ये प्रोटीन लिखा हुआ है। पादप स्रोत में चना है, मूंग है, तुअर दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, मटर है। और जंतु स्रोत में क्या है? अंडा है, पनीर है, मछली है, दूध है, मांस है। इसी प्रकार से हम विभिन्न विटामिन को भी देखेंगे। जैसे विटामिन ए का स्रोत क्या है? पपीता है, गाजर है, आम है, दूध है, मछली का तेल है।
विटामिन बी के स्रोत में क्या है? गेहूं भी है, चावल भी है, यकृत है। विटामिन सी जितना खट्टा होता है, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। विटामिन डी में दूध, मक्खन, अंडा, मछली, ये सब है। तो सबको पता है विटामिन क्यों जरूरी है। विटामिन से हमारे शरीर में रोगों से रक्षा होती है। आंख, दांत, मसूड़ा, ये सब स्वस्थ रहते हैं अलग अलग विटामिन का। जैसे विटामिन ए से आंख, विटामिन सी से मसूड़े, विटामिन डी से हमारे अस्थियां, हड्डियां और दांत। इस प्रकार से अलग अलग विटामिन का अलग अलग स्रोत है, अलग अलग उनके उनकी अनुपस्थिति या उनके अभाव के कारण कई बीमारियां होती हैं। अब आयोडीन जो मिनरल्स होता है, आयोडीन के कुछ स्रोत देख लेते हैं। जैसे पालक है, अदरक है, ये सब मछली है, ये सब फास्फोरस के। हम बार बार चित्र देखेंगे याद रहेगा। दूध है, मिर्च है, केला है, चावल है, ये सब में फास्फोरस मिलता है। लोहे के लिए बार बार बता चुके हैं कि लोहे की कमी के कारण अल्प रक्तता बीमारी हो जाती है, जिसको एनीमिया कहते हैं। ये पालक से, बथुआ, मांस, इसमें मिलता है। दूध बहुत बड़ा स्रोत है कैल्शियम का, तो ये हमें, अंडा भी है। तो ये हमें पता होना चाहिए। असंतुलित आहार में यही होता है कि हमें पर्याप्त और उचित मात्रा में इन सभी पोषक तत्वों का होना जरूरी है हमारे शरीर के लिए। प्रोटीन मरम्मत और शारीरिक वृद्धि में काम आता है। कार्बोहाइड्रेट वसा हमारी ऊर्जा के लिए होता है। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो हमारे भोजन में संतुलित आहार, विभिन्न पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा और उचित मात्रा का होना जरूरी है, संतुलित मात्रा का होना जरूरी है। तो अब देख लेंगे जैसे विटामिन ए का, ये जैसा कि पहले भी बताए थे, दृष्टिहीनता। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन सी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी से रिकेट्स रोग, कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत कमजोर हो जाते हैं, आयोडीन की कमी से घेंघा और लोहे की कमी से अरक्तता। तो ये हमारे हैं स्रोत। अब सारांश जल्दी से पढ़ लेंगे। हमारे भोजन के मुख्य जो तत्व, पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण और आहारी रेशे जल। ये होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि और मेंटेनेंस करते हैं, जो भी कोशिकाओं की टूट फूट होती है। और विटामिन हमें रोगों से रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जिसमें सभी पोषक तत्वों और पर्याप्त रुक्षांश भी होना जरूरी है। और हमारे आहार में लंबी अवधि तक का एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अगर हम पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं लेते हैं तो इससे हमें कई सारी बीमारियां हो जाएंगी। अब हम आते हैं तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर दिख रहा है क्या? आप लोग बता सकते हैं तीसरा चैप्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी सर अभ्यास खुला हुआ है सर। अभ्यास हम बाद में करेंगे, अभी रिवाइज कर लेते हैं। तीसरा चैप्टर नहीं दिख रहा है? नो सर। पूरा? दिख रहा है क्या? अभी फुल स्क्रीन दिख रहा है? देखिए तीसरे चैप्टर में कुछ खास नहीं है, हमें तंतु केवल जानना है। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, प्राकृतिक और संश्लिष्ट। प्राकृतिक में आप लोगों को चित्र केवल दिखा देते हैं, आप लोगों को याद आ जाएगा, पहले भी कई बार हो चुका है। देखिए ये प्राकृतिक लिखा हुआ है।
प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या होता है? जैसे सूती, जूट, रेशम या ऊनी, ये सब प्राकृतिक है। और रेशमी, ये इसमें भी, प्राकृतिक में भी एक पादप से प्राप्त होता है जैसे रुई और जूट, और कुछ जंतु से प्राप्त होता है जैसे ऊन और रेशम, रेशम के कीट से रेशम, और भेड़, बकरी या ऊंट, खरगोश, याक, इन सब के बालों से ऊन प्राप्त होता है। और कोकून, जो रेशम कीट कोकून होता है, उससे रेशमी तंतु प्राप्त होता है। तो ये प्राकृतिक हो गया। अब पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये देखिए पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब संश्लिष्ट तंतु हैं जो हमें इंडस्ट्रीज में तैयार करते हैं। तो इनसे हम क्या करते हैं? तागा बनाते हैं। अब उसी तागे से, जैसे रुई का नाम आप लोग देखे ही होंगे, आजकल यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कपास से तैयार होता है। कपास को जब हम ओटते हैं, बीज निकालते हैं, तो ये देखिए ओट रहे हैं, यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा कपास ओटना। तो पटसन, कपास के जो पौधे होते हैं, अब ये पटसन है जो पेटुआ बोलते हैं अपने यहाँ। ऐसे तागे जो है कताई करके तैयार करते हैं, उस तागे से वस्त्र बनाते हैं, बुनाई करते हैं। चरखा गांधी जी का याद होगा, ये तकली हथकरघा का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे आज हथकरघा का प्रयोग जो राजपथ पर दिखाया गया था, झांकी, उसमें दिख रहा था। तो इसमें कुछ खास नहीं है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का। यस। तो सूती, रेशमी, टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिएस्टर, ये सब क्या है? यही वस्त्र है जो विविध विविध होते हैं। तो वस्त्र तांगों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तो अब हमें केवल यहाँ पर तंतु से तागे, तागे से वस्त्र, बस इतना ही याद रखना है। सर पीयूष गोयल। हाँ, पीयूष गोयल सर। टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी तो हट गई थी ना शायद। नहीं, वही हट गई है क्या? उनको वुमेन वाला दे दिया गया है ना शायद उनको। अच्छा, हो सकता है। ठीक है। रेशम, ऊन, जूट, ये सब प्राकृतिक तंतु है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, हम बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। रुई और जूट, ये तंतु पादप से मिलते हैं, और कताई के द्वारा इनको तैयार किया जाता है तागों को, और उन्हीं तागों से फिर बुनाई द्वारा वस्त्र बनता है। तो ये हो गया हमारा। अब तीसरा चैप्टर आप लोगों को दिख रहा है क्या? तीसरा चैप्टर हो गया। चौथा चैप्टर दिख रहा है? आप लोगों को अगर दिख रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चौथा चैप्टर दिख रहा है सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये वस्तुओं का समूह, इसके बारे में भी हमें केवल समूह याद रखना है। तो समूह में बस ये देखेंगे कि किन किन आधारों पे गुण, रंग, आकार, इनके आधार पर वस्तुओं का समूहीकरण करते हैं। जो हमारे आसपास बहुत सारे वस्तुएं दिखती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए चित्र, हमें यहाँ पर अलग अलग लेसन खोल करके हम केवल आप लोगों को चित्र दिखाएंगे, उसके बारे में सारा नहीं पढ़ेंगे, टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है। तो अब यहाँ पर जो भी वस्तु आपको दिख रहा है अलग अलग प्रकार का है। कोई धातु से बना हुआ है, कोई प्लास्टिक से बना हुआ है, कोई लकड़ी से बना है, कोई कागज से बना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बना हुआ है। तो हम वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करने के लिए जैसे देखिए यहाँ पर लकड़ी से बना कई वस्तुओं को दिखाया गया है, कागज से बना कई वस्तुओं को दिखाया गया, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई, बहुत सारे वस्तु हैं। तो हम पदार्थों के गुण को देखेंगे। पदार्थ के गुण के आधार पर जैसे अलग अलग पदार्थों को अलग अलग शेप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दिखावट के आधार पर देखते हैं तो कोई वस्तुएं हमें चमकदार दिखती हैं, कोई खुरदुरी दिखती हैं, कोई चमकीली, चमकदार चमकीली, द्युत बोलते हैं, धातुएं अक्सर ऐसी दिखती हैं, जैसे लोहा है, तांबा है,
एल्युमिनियम है, लोहा है, तो ये आप लोगों को दिखता रहेगा। सोना है। ये धातु के उदाहरण है जो अलग। अच्छा, इसमें भी कुछ कठोरता के आधार पर है। जैसा कुछ पदार्थ कठोर होते हैं वो कम दबते हैं, कुछ पदार्थ मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं। जैसा लिक्विड और गैस है, तो इनको हम गैस को ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। जैसे सिलेंडर में बहुत सारा गैस भर सकते हैं, उसको अगर खोल दें तो पूरा कमरा भर जाएगा। ठोस पदार्थ जो होता है, कठोर होता है, वो बहुत कम दबता है। तो ऐसे ही विलेयता और अविलेयता के आधार हमें यहाँ पर केवल हेडिंग याद करना है और चित्र देखना है, विलेयता और अविलेयता के आधार पर, बस इतना ही करना है। तो अब जैसे नमक है, पानी में विलेय है, चीनी है, पानी में विलेय है, बालू, चाक पाउडर, लकड़ी का बोरा, ये पानी में विलेय नहीं है। तो विलेयता अविलेयता के आधार पर कर सकते हैं वर्गीकरण। ऐसे ही कुछ वस्तुएं जल में तैर सकती हैं, कुछ वस्तुएं डूब सकती हैं, तो तैरने और डूबने के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, इनके आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे आर पार दिखाई देगा तो पारदर्शी, आर पार न दिखाई दे तो अपारदर्शी, धुंधला दिखाई दे तो पारभासी। बस हमें 3 शब्दों को याद करना है चित्र के माध्यम से। जैसे ये टार्च लगा करके हाथ को देख रहे हैं, ये शब्द है, सारांश देख लेते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं जो है अनेक प्रकार के पदार्थों से बनती हैं। किसी भी दिए पदार्थ में बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। विभिन्न पदार्थ के भिन्न भिन्न गुण होते हैं, कुछ चमकदार होते हैं, कुछ खुरदुरे होते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ पदार्थ विलेय होते हैं, कुछ अविलेय होते हैं, कुछ कठोर होते हैं, कुछ मुलायम होते हैं, पारदर्शी होते हैं। जैसा कांच पारदर्शी होता है, लकड़ी या धातु अपारदर्शी होता है, और कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं जो धुंधला दिखाई देते हैं, जैसे टॉर्च लाइट लगा रहे हैं। तो विभिन्न गुणों के आधार पर, उनके समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। सुविधा और उनके गुण के अध्ययन के लिए वर्गीकरण करते हैं। अब देखते हैं तीसरा, नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर का अब देखिए, पृथक्करण के बारे में भी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड, सब एक दूसरे से अलग करते हैं। तो केवल आप लोग चित्र भर देखते रहिए, याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छलनी का प्रयोग कर रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड चाय छानने में प्रयोग कर रहे हैं। और दूध से मक्खन निकालने के लिए मंथन, जिसको सेंट्रीफ्यूजिंग कहते हैं। आप लोग केवल चित्र देखते रहिए, याद हो जाएगा। हस्त चयन से जो भी चावल से कंकड़ वगैरह निकालते हैं, हस्त चयन कहते हैं। और जो भी गेहूं, चावल, गेहूं, धान निकालते हैं डंठल से, उसको थ्रेसिंग कहते हैं। चाहे मैनुअली करें, ये देखिए मैनुअली किया जा रहा है, ये देखिए धूल निकाला जा रहा है, सूपा का प्रयोग करके करें, चाहे हवा का प्रयोग करके करें। ये चालन होता है जो छोटे बड़े पार्टिकल को अलग करते हैं। आप देख रहे होंगे, इससे में साइज जैसा रहता है, वैसे कंकड़, कोयला और या आटे में से जो भी बड़ा पार्टिकल होता है उसको अलग करते हैं। ऐसे ही पानी में जो भी गंदगी होता है, सेडिमेंट होता है, अवसादन, और दूसरे बीकर में अगर डाल दें, गिलास में डाल दें, तो उसको निस्तारण बोलते हैं। और जो भी अलग बैठ गया है नीचे, उसको फिल्टर का प्रयोग करके करें तो निस्यंदन कहलाता है। जैसा कि गिलास में यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, देखिए ये फिल्टर है, फिल्टर का प्रयोग किया गया है। और जैसा कि समुद्र के पानी से अगर नमक निकालना है तो उसको गर्म करेंगे, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, नमक बचा रह जाएगा, उसको वाष्पन कहते हैं। देखिए यहाँ पर वाष्पन लिखा हुआ है। जल को वाष्प में परिवर्तित करने को वाष्पन कहते हैं। ये जो हाईलाइट कर रहे हो आप लोगों को दिख रहा है ना? आप लोग बता सकते हैं, बीच बीच में बोल सकते हैं।
क्योंकि वन साइडेड कम्युनिकेशन हमारा करने का उद्देश्य नहीं है। भाप बर्फ बनता है, ऐसे भाप जो जल से भाप बनाते हैं गर्म करके, और उस भाप को ठंडा करते हैं तो दोबारा द्रव बनता है, और उस द्रव का टेम्परेचर और डाउन करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। तो भाप, द्रव और बर्फ, ये तीनों जो है अवस्था परिवर्तन होता है उसका। संघनन या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अगर सॉलिड बन रहा है तो क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं उसको। पानी बन रहा है भाप से तो संघनन बोलते हैं। और वही क्रिस्टल या बर्फ उसको फ्रीजिंग भी कहते हैं। वही जब जल में कन्वर्ट होता है तो उसको गलन भी कहते हैं। जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। और वही जब भाप में होता है तो वाष्पन बोलते हैं। और वही वाष्प जब जल में परिवर्तित होता है तो संघनन बोलते हैं। बस ये 2-3 शब्द आपको याद रखना है और इसमें कुछ खास नहीं है। संतृप्त विलयन का नाम चर्चा हो ही चुका है। जब भी कोई और अधिक न घुले, अधिक नमक न घुले या अधिक चीनी न घुले, बस हमें इतना ही याद रखना, संतृप्त विलयन इसको बोलते हैं। ये मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग, निष्पावन। निष्पावन अगर नहीं याद है तो धूल या भूसा गेहूं में से हवा के द्वारा अलग करते हैं, सूपा के द्वारा अलग करते हैं, उसी को निष्पावन कहते हैं। तो अब सारांश पढ़ लेते हैं। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्यंदन, ये सब पृथक्करण की विधियां हैं। अनाज से भूसा, पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक कर सकते हैं। हस्तचयन, अच्छा, भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक करते हैं। ये भी आप लोगों ने चित्र देख लिया। और तमाम प्रकार के जो कण होते हैं उसको चालन और निस्यंदन द्वारा, वेदर सॉलिड और लिक्विड, दे कैन बी सेपरेटेड आउट। रेत और जल के मिश्रण में रेत नीचे बैठ जाता है और उसको हम निस्तारण की विधि द्वारा जल से पृथक कर सकते हैं। दूसरे में उड़ेल दें तो अलग हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने देखा। ऐसे ही द्रव में कोई अविलेय पदार्थ है जो नीचे बैठ जाता है। चाय, जो चाय की पत्ती होती है उसको भी हम फिल्टर के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं, उसको हिंदी में निस्यंदन कहते हैं। तो द्रव में से जैसे क्रूड पेट्रोलियम है उसको गर्म करके डीजल पेट्रोल अलग करते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। उसी प्रकार से समुद्र के पानी से पानी को गर्म करके जो निकालते हैं वाष्पन कहलाता है। तो इसीलिए ठोस पदार्थ को पृथक करने का वाष्पन कहलाएगा। इसी प्रकार संतृप्त विलयन में और अधिक न घुले, बस यही परीक्षा में कई बार पूछ देगा, हम बार बार देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। संतृप्त विलयन और अधिक न घुले, बार बार हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोगों को याद हो जाए। फर्दर और घोलना है तो सीधे यहाँ पर लिखा है गर्म करने पर और अधिक पदार्थ घुल जाएगा। ठीक है। जल विलेय पदार्थों को विभिन्न मात्राएं घुलता है, जैसा भी पदार्थ की विलेयता होती है। तो अब 5वां चैप्टर हो गया। अब 6वां चैप्टर पर जाते हैं। 6वां चैप्टर आप लोगों को दिख रहा होगा। अब चारों ओर परिवर्तन, पहले भी बात हो चुकी है। अब परिवर्तन में देखे ही होंगे हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कभी सूखा पड़ता है, बारिश होता है, बाढ़ आता है, आग लगता है, ये तो प्रकृति की परिवर्तन है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे वस्तुएं हैं, उनका भी परिवर्तन होता है, पहले भी बात कर चुके हैं। एक फिजिकल परिवर्तन होता है, एक केमिकल परिवर्तन होता है। जैसे पानी का अभी उदाहरण दिए हैं, बर्फ से जल बना, जल से फिर वाष्प बना, यानी ठोस, द्रव, गैस, ये सब एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी को उत्परिवर्तन भी आगे आएगा, उसकी बात करेंगे। तमाम सारे, जैसे लोहे से तमाम सारे आकृतियां यहाँ दिख रहा है, अलग अलग बना सकते हैं एक दूसरे से परिवर्तित, ये भी परिवर्तित हुआ है।
फैल जाता है लोहा, जैसा कि रेलवे लाइन में जगह जो छोड़ी जाती है वो गर्मी पा करके वो फैल जाती है। तो कोई भी, जैसे मोमबत्ती है यहाँ पर, इसको पुनः बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही उसी को उत्क्रमण कहते हैं, यानी उसके पूर्व स्थिति में अगर हम ला सकें, जैसे रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम पहले उदाहरण दे चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। तो इसमें कुछ खास है नहीं, परिवर्तन, संकुचन, वाष्पन, प्रसार, गलन, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो कुछ परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं, कुछ परिवर्तन उत्क्रमित नहीं होते। उत्क्रमित का मतलब जिससे बना है उसी में दोबारा लेके जाना। जैसे द्रव है तो द्रव को हम वाष्प बनाए, वाष्प से हम द्रव लेके आए। ऐसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का उदाहरण दिए थे अमोनिया के लिए, बार बार उदाहरण देते रहेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, 7वां। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा, जिसको नहीं दिख रहा है वो कमेंट करके बोल सकता है, बता सकता है। किसी को अगर कुछ क्वेश्चन डाउट हो रहा है तो चूंकि हमारा इंटरैक्टिव सेशन है, ये तो सब लोग अपने पास भी देख लेंगे, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से निस्संदेह क्वेश्चन पूछ सकता है। हमें यहाँ चित्र दिखा रहे हैं, दिमाग में चित्र बैठाना है। जैसे पौधों को जानना है, तो पौधों को जानने के लिए ये देखा कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। कुछ पौधे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मझले होते हैं। तो देखिए यहाँ पर शाख लिखा हुआ है, ये छोटे होते हैं। झाड़ी लिखा हुआ है, ये मझले होते हैं। और यहाँ पर वृक्ष लिखा हुआ है, ये बड़े होते हैं। बस यहाँ पर यही जानना है और कुछ नहीं जानना है। तो अब कुछ सबकी विशेषताएं होती हैं, वर्गीकरण करने के कुछ आधार होते हैं। इस चित्र में देखिए, यहाँ ये शाख लिखा हुआ है। शाख का यहाँ पर 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। एक तो उसका उदाहरण दे करके, जैसे टमाटर, सर थोड़ा धीरे बोलेंगे तभी सर आवाज प्रॉपर आ रही है, गला फिर बैठ जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे जो उदाहरण है टमाटर, और ये छोटा होता है। और दूसरा तना, देखिए यहाँ पे तना लिखा हुआ है। तो अब तना और शाखाएं कहाँ से निकली हैं? तना के आधार से निकली हैं कि तने के ऊपर से निकली हैं? तो अब यहाँ पर देखिए, शाख छोटा और टमाटर, इसका तना जो है हरा होता है, कोमल होता है। बस इतना ही है। ऐसे ही वृक्ष बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आम का पेड़ तो आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत लंबा, आराम से याद हो जाएगा। अच्छा, इसका तना जो है मोटा होता है, अब कठोर होता है, ये भी पता है। तना के ऊपर से इसकी शाखाएं निकलती हैं, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, झाड़ी, झाड़ी में हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ये देखिए नींबू दिख रहा है, थोड़ा लंबा होता है यानी मझला होता है, कठोर तो होता है, लेकिन इसका जो शाखाएं निकलती हैं वो तने के आधार से ही निकलती है, नीचे से ही निकलती है। बस ये 3-4 शब्द आप लोग याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। शाख, झाड़ी, वृक्ष, उदाहरण देख लीजिए। ये नींबू है, नींबू यहाँ पे झाड़ी हो गया, ये टमाटर शाख हो गया, और ये वृक्ष आम का पेड़। बस ऐसे ही बार बार हम देखते रहे। आरोही, आरोही में देखिए ये सब आरोही लता है, विसर्पी लता है, आगे बढ़ते हैं। ये तना जो है, अब तना में देखिए यहाँ पर रंगीन सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब ये पत्तियों तक ये पहुंच रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम के द्वारा पहुंचता है, किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है, केशिकत्व के द्वारा पहुंचता है? देखिए ये पहुंच रहा है, तने में जल ऊपर चढ़ रहा है। नेचुरली जो चढ़ता है उसी को केशिकत्व बोलते हैं, परीक्षा में अक्सर आता है। तो तना और पत्ती जिससे जुड़ा होता है उसी को पर्णवृंत बोलते हैं। यहाँ पे साफ साफ उदाहरण देख सकते हैं। ये तना है, ये पत्ती है, ये पर्णवृंत बोलते हैं। तना का जो चौड़ा वाला भाग है इसी को पटल बोलते हैं। यहाँ पे हमें सिरा विन्यास, पत्तियों पर जो सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन होते हैं, पत्तियों द्वारा सिराओं पर बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। बस इतना ही हमें याद रखना है। अब यह डिजाइन जो है मध्य सिरा के दोनों ओर अगर जाल जैसा हो तो उसी को जालिका रूपी बोलते हैं। अगर एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर सिरा विन्यास बोलते हैं। उदाहरण आपके सामने आगे आएगा, देखिए।
ये पीपल का पत्ता है, ये सिरा विन्यास कैसा है, जालिका रूपी में है, और ये समांतर, तो समांतर इसको बोलेंगे। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पत्तियों से जो जल वापस जाता है एटमॉस्फेयर में वाष्पीकरण के द्वारा, वो वाष्पोत्सर्जन होता है। अब पत्तियों में कैसे पहुंचता है, जाइलम के द्वारा। जमीन के अंदर से जो खनिज और जल जाइलम लेके जाता है, उससे पत्तियों तक पहुंचता है, और वो पानी और वायुमंडल से हवा CO2, एयर में CO2 होता है, वही CO2 से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो भोजन बनाता है। यहाँ पर देखिए, अब यही हरा पत्ती आयोडीन के विलयन में डाल दिए तो बैंगनी रंग हो गया। पौधे का यहाँ पर देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनता ही है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी अंकुरित है, यहाँ पर हमें एक मूसला जड़ और रेशेदार जड़, बस दो शब्दों को याद रखना है। ये जो चारों ओर फैल रहा है, ये रेशेदार जड़ है, और ये जो ये कहीं से एक एक करके निकल रहे हैं, ये मूसला जड़ है। तो मूसला जड़ क्या होता है, मुख्य जड़ को मूसला जड़ बोलते हैं, बस इतना हमें याद रखना है। और जो छोटे छोटे होते हैं पार्श्व जड़ कहलाते हैं, तो इसी को झगड़ा जड़ भी कहते हैं, हम लोग याद रखेंगे, या रेशेदार जड़ भी कहते हैं, चित्र के माध्यम से याद हो जाएगा। पुष्प के अलग अलग भाग होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं, बाह्य दल होते हैं, आगे देखेंगे। जैसे ये गुलाब है, अब गुलाब में कुछ पत्ती विहीन है, कुछ पत्ती सहित है, कुछ पुष्प और पत्ती सहित है, चित्र में सब दिख रहा है। अब पुष्प के भाग देखना है तो एक पुकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, पराग कोष होते हैं, ये देखिए घंटाकार पुष्प इसको बोल रहे हैं, हमें चित्र याद रखना है। पुकेसर के भाग में पराग कोष होता है, तंतु होता है। स्त्री केसर के भाग में वर्तिकाग्र होता है, सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिका होता है, अंडाशय होता है। बीजांड होते हैं, ये देखिए अनुप्रस्थ काट है, अनुदैर्ध्य काट है, बार बार चित्र देखते रहिए, याद होता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मुख्य शब्द है आरोही, सम्मान, विसर्पिलता, रेशेदार जड़, साग, पार्श्व जड़, मध्य शिरा, शिरा विन्यास, बीजांड, समांतर शिरा विन्यास, पंखुड़िया, वर्णवृंद, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जालिका रूपी शिरा विन्यास, बाह्य दल, झाड़ी, केसर, मूसला जड़, वाष्पोत्सर्जन, वृक्ष शिरा। तो देखिए, आप लोग बार बार जब देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये सारे शब्दों से आप लोग वाकिफ हो जा रहे हैं। पौधों का वर्गीकरण ऊंचाई, तना और शाखा के आधार पे शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में करते हैं। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होते हैं। अब पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं, और पत्ती में शिराओं का जो प्रतिरूप होता है उसी के आधार पर शिरा विन्यास कहलाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देखे हैं, जालिका रूपी है और समांतर, बस। और पत्तियों से ही वाष्पोत्सर्जन होता है, जो पानी भाप बन के निकलता है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखिए, जल वाष्प को वायु में निष्कासित करते हैं, सब लिखा हुआ है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनता है। जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। दो प्रकार के जड़ होते हैं, एक मूसला जड़ और दूसरा रेशेदार जड़। और जालिका रूपी शिरा विन्यास जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास ये रेशेदार जड़ होते हैं। बस दो याद रखना है, जालिका रूपी मूसला जड़, और जैसे अगर ये न याद रहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, जम गई, रस जम गई, यानी जालिका, मूसला जड़ और समांतर रेशेदार, रस जम गई, बस याद हो जाएगा। तो तने द्वारा जड़ों से जो पत्तियां अलग होते हैं, जैसे पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, फ्लोएम, फ से फूड, फ से फ्लोएम, आप लोग याद कर सकते हैं, भोजन को विभिन्न भागों में फ्लोएम पहुंचाता है। जल खनिज, जल से
जाइलम, जाइलम याद रख लीजिए। पुष्प के विभिन्न भाग, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुकेसर, स्त्री केसर। बस ये हम लोग थोड़ा लेट हो गया, इसको रिवाइज कर लिए। तो रिवीजन पे हमें ज्यादा जोर देना है। अब ये बार बार के रिवीजन से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे आसानी से कि याद हो जा रहा है। 8वां चैप्टर कल किए थे, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। गणित पे थोड़ा सा कम टाइम दे पाएंगे, तो विज्ञान का जो हमें रिवीजन ही ज्यादा करना है। पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ाई होता है, रिवीजन हम ज्यादा करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं दिखा तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करिएगा। देखिए शरीर में जो गति होती है, दिख रहा है सर, 8वां चैप्टर दिख रहा है। तो 8वां भी रिवाइज कर लेते हैं। ये सबको पता है, कुछ शब्द इसमें कठिन आएंगे, कुछ हड्डियों के जो जोड़ हैं, तो हमने कल बोला था कि उसका अंग्रेजी शब्द यूज करा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हम करा नहीं पाए। लेकिन देख लेते हैं। देखिए ये जो गाय है, मनुष्य है, सांप है, पक्षी है, कीट है, मछली है, कि इनकी जो गति होती है, इनमें कुछ में आंशिक, कुछ में पूर्णतः, कुछ में केवल पैर का प्रयोग करते हैं, कुछ में पंख का प्रयोग करते हैं। अलग अलग का अलग अलग होता है, बस यही दिया हुआ है। बस एक बार चित्र देख लीजिए, कल तो सारा हुआ ही था। जैसे देखिए मनुष्य का ही अगर देखते हैं तो गर्दन है, कलाई है, अंगुलियां हैं, घुटने हैं, एड़ी है, जो पैर की अंगुली है, पीठ है, सिर है, कोहनी है, भुजा है। इनमें से देखिए कुछ पूर्णतः घूमता है, कुछ अंशतः घूमता है, कुछ झुकता है, कुछ उठता है, कुछ बिल्कुल गति नहीं करता। सब आप लोग जानते ही हैं। जो भी जोड़ होते हैं उनको संधि कहते हैं। अलग अलग जगहों का अलग अलग संधि नाम है। जैसे उदाहरण दे रखा है, उदाहरण के रूप में आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये जो जोड़ है, कंदुक, कंदुक खलिका लिखा हुआ है। तो जांघ, जो हमारा जांघ होता है, जांघ पे श्रोण, श्रोणी अस्थि होता है, और जो श्रोणी अस्थि होता है और जांघ की जो हड्डी होती है जिससे वो जुड़ी होती है, उसी को कंदुक खलिका बोलते हैं। कंदुक खलिका से। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम बाद में बताएंगे, हमको खुद नहीं पता है। ऐसे धुराग्र संधि है, उदाहरण देख लीजिए। जो हमारा सिर होता है, हमारा जो स्पाइनल कार्ड है, अब इससे ये जो कनेक्ट होता है, उस संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। अब इसको अंग्रेजी में कुछ और कहते हैं। ऐसा हिंज शब्द है, जो हमारे घुटने जुड़े होते हैं, जांघ वाला और जो नीचे वाला होता है, तो उन्हीं को हम हिंज संधि कहते हैं। हिंज तो खैर अंग्रेजी शब्द ही है, जिसको कब्जा भी बोलते हैं। जो दरवाजा होता है वो घूमता रहता है, इसे हमारा नीचे वाला पार्ट भी घूमता रहता है। ये तो मूवेबल संधि है। हिंज संधि में देखिए ये दोनों पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही कुछ अचल संधियां होती हैं जो बिल्कुल घूमती नहीं है। यहाँ चित्र में आप लोग देखना, हाथ की अस्थियां हैं, और ये ऐसे कुछ ज्वाइंट है जो घूमते नहीं है। पसली पिंजर यहाँ पर दिख रहा है, 12 पसलियां होती हैं। मेरुदंड की हड्डी, ये भी घूमती नहीं है। कुछ अस्थियां ऐसी होती हैं जो कठोर नहीं होती हैं, उनको उपास्थि कहते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, हाथ का मुलायम होता है। जो पेशीय होते हैं कुछ संकुचित होते हैं, अब पेशियां उभर आती हैं। हड्डी के ऊपर जो मांसपेशियां होती हैं लंबाई में कुछ शिथिल होती हैं। जैसे अभी जंतुओं की चाल, जैसे केंचुआ का देख लीजिए, पूरे शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटा कर रखा जाता है, छल्लों के रूप में दिखाई दे रहा है, और सब एक दूसरे को खिसकाते रहते हैं आगे। घोंघा का भी ऐसे ही देखिए कैसे आगे बढ़ता है। तिलचट्टा का भी
तिलचट्टा में क्या होता है, यह बाह्य कंकाल है, जमीन पर चलता है, दीवार पे चढ़ता है। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं और पंख भी होते हैं, दो जोड़ी पंख भी होते हैं। ठीक है, ऐसे पक्षी हैं, वो भी पंख का प्रयोग करके उड़ते हैं। और कुछ धारा रेखीय आकृति होती है मछलियों की। गोताखोर जो है क्लीपर का प्रयोग करके पैरों में जो पंख की तरह लगा करके वो चलते रहते हैं, वो भी उनको तैरने में मदद करता है। सर्प देखिए, ये भी आगे कैसे ये बलय बलय में मुड़ा होता है और उसी के आधार पर मेरुदंड, पसलियां और त्वचा भी एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। ये आप लोग चित्र में देख रहे होंगे मछलियां कैसे गति करती हैं, उनकी आकृति भी उसी प्रकार से होती है। देखिए, मेरुदंड, कंदुक, खलिका संधि, सूप, उपास्थि, गुहिका, आचल संधि, जंतुओं की चाल, हिंज संधि, पेशी, श्रोणीय अस्थियां, पसली, पिंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल, धारा रेखी। अब देखिए यहाँ पर सारांश पढ़ लेते हैं और आप लोगों को मुख्य चीज समझ में आ जाएगा। अस्थियों में उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं, यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक होता है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है। जो हड्डियों का बना होता है, हड्डी और उपास्थि जो कमजोर होते हैं उनको उपास्थि बोलते हैं, तो अस्थि और उपास्थि यही कंकाल बनाते हैं। मानव कंकाल में खोपड़ी दिख रहा था, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे और श्रोणी मेखला, जांघ वाला हाथ एवं पांव की अस्थियों से इन्हीं सबसे कंकाल बनता है, हड्डियों से कुल मिला जुलाकर। और पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां जो है गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं, प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती हैं। वो पक्षियों की दृढ़ पेशियां, हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ा कर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती हैं। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हैं और भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां और उनसे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं, उसी को बाह्य कंकाल बोलते हैं। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी, अब इसमें जैसा बताया था 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। तिलचट्टे को चलने और मोड़ने में सहायता करते हैं। केचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होता है और शरीर की अंदर सतह पर सूख केचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में, जो केचुए के वो धार बने हुए थे वही उसी को सूख कहते हैं और वही भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करता है। घोंघा जो होता है वो पेशीय पाद की सहायता से चलता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट करते हैं। तो विज्ञान इसको जारी रखें कि गणित अब शुरू करते हैं। 8 चैप्टर का रिवीजन तो हो ही गया। सर यू आर स्ट्रीमिंग राइट नाउ सर। जारी रखें कि गणित अब शुरू करते हैं। सर यू आर स्ट्रीमिंग राइट नाउ। क्या 8 चैप्टर का रिवीजन ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है, 8 अब ठीक है, 8 चैप्टर का रिवीजन हो गया तो काफी चीज तो सुनने में आ गया होगा। अब गणित करते हैं। देखिए, कक्षा 3 का गणित हम लोगों का चल रहा था, आप लोगों को दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, करते हैं। दिख रहा है सर, दिख रहा है।
अच्छा, जिसको नहीं दिख रहा है वो अपना एक बार रिफ्रेश कर ले। चलिए अब 3 पर पहुंचते हैं। इससे पहले आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 30 तक वर्ग और 1 से 20 तक घन। फटाफट फटाफट आप लोग करते रहिए। गणित में हमें प्रैक्टिस ही करना ज्यादा जरूरी होता है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बताते रहिए। 1 से लेकर के 30 तक, 31 तक वर्ग और 1 से लेकर के 21 तक घन। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दें, और घन का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। जैसे 2 का करना है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह से आप लोग करिए। आप लोग कमेंट करते रहिए। फास्ट, वेरी फास्ट। यस, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। लाइव स्ट्रीम पर दिख रहा है, आप लोग चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। सुनील, सुषमा, जागृति, आप लोग लाइन में आइए लाइव स्ट्रीम पर, यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम पे।